अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न दी अनलर्न। आज कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। शुरुआत की कोट का मतलब ये था कि यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी, यू कैन नॉट मेक एवरीवन फोर्स टू लाइक यू। हम कोई इंस्टाग्राम की रील्स या पोस्ट तो है ही नहीं कि भाई सब कोई हमें पसंद करता फिरे। तो सबको अगर खुश रखने की कोशिश ही करते रहेंगे तो किसी को भी खुश नहीं रख पाएंगे। और दूसरा बात, किसी और को हम खुश रखे ना रखे, पर हमें खुद को खुश रखने की बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुश हो तो आप सबको खुश रखने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। आई एम सो सॉरी, 2-3 दिन से लेक्चर अपलोड नहीं हो पा रहे थे। शेड्यूल थोड़ा बिजी था, थोड़ा कुछ घर के काम वगैरह, और थोड़ी सी बोलते हैं ना आलस या नींद बोल लो, वो भी कंप्लीट नहीं थी। तो थोड़ा वो सारी चीज़ों की वजह से भी नहीं आ पाया। बट आई ट्राई एंड आई विल ट्राई एज आई सेड बिफोर बिगिनिंग इन द लेक्चर। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। तो कोशिश करूंगी कि मैं एवरी ऑल्टरनेट डे न्यू न्यू टॉपिक्स और कंसेप्ट के साथ में आपके सामने ये लेक्चर्स लेते हुए आऊँ। फीडबैक कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक ज़रूर से शेयर करिएगा। सेशन पसंद आए तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं कंटिन्यू करते हैं हमारी प्रीवियस सीरीज को। फ्रॉम स्क्रैच टू हैच, यानी कि फ्रॉम ए से लेकर जेड तक सारे कंसेप्ट यहाँ पर मिलेंगे। एक एक करके इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। इकोनॉमिक कंसेप्ट जो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था, नेशनल इनकम, उसको आगे बढ़ाते। पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स देख लेते हैं क्या क्या हमने किया था, वहां से बढ़ते हैं आगे। वी हैव सीन दैट द बिफोर इंडिपेंडेंस दादा भाई नौरोजी ने ये कंसेप्ट को फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंडिया के अंदर ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था कि नेशनल इनकम जैसी भी कोई चीज होती है कि हम कितना इनपुट देते हैं और उससे हमें कितना आउटपुट मिलता है। उसके बाद में हमने देखा था सर रिचर्ड स्टोन ने, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमी, हु हैज स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कि नेशनल इनकम को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमें पता चले। उसके बाद हमने देखा था मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर ये चीज आती थी। बाद में ये चीज आने लगी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन प्रीवियस लेक्चर में दी है, इसके पार्ट 1 वाले लेक्चर में, तो वो आप जरूर से देखिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज अगर आप कंपेयर करते हो, जैसे ए को कंपेयर करना है मुझे किसी भी के साथ, तो मुझे सी, बी, डी, ई ऐसे सारे कंसेप्ट चाहिए। तो हमने हमारी नेशनल इनकम को कंपेयर करने के लिए बेस ईयर माना था आजादी के बाद का ईयर 1948 टू 1949। ये बेस ईयर से हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारी नेशनल इनकम में क्या ग्रोथ, क्या डेवलपमेंट हुई है। उसके बाद हमने देखी थी डेफिनेशन कि एक नेशनल इनकम गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस करती है एक कंट्री विद इन अ टेरिटोरी के अंदर इन अ फाइनेंशियल ईयर भी हमने देखा था 31 मार्च पे खत्म होता है, 1 अप्रैल पे शुरू होता है। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर था। उसके अंदर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंसिडर किया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जिनसे हमें मनी पर्पस हमारा फुलफिल होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो थी जिससे हमारा मनी पर्पस फुलफिल नहीं होता है। एक साल के अंदर जो भी हमारा टर्म्स ऑफ वैल्यू मनी के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं वो हमारी होती है नेशनल इनकम। आगे हमने देखा था फ्लो ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसके अंदर हमने 2 सेक्टर देखे थे, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड आउटपुट देता है, हाउस होल्ड को हम इनपुट करते हैं तो फर्म हमें आउटपुट देता है। इसमें हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड से हम लोग को मिलता है रेंट, लेबर को हमें देने पड़ते हैं वेजेस है सैलरी, कैपिटल से जनरेट होता है इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज को मिलता है लास्ट का प्रॉफिट। ये पूरा मैंने आपको फ्लो बहुत अच्छे से समझाया था, प्रीवियस वाले लेक्चर को जरूर से देखिएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं कि ये क्यों जरूरी है। पहला दिया है उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। यहाँ पर बच्चा लोग 2 कंसेप्ट होते हैं, एक माइक्रो होता है और एक मैक्रो होता है। नाम से ही हमें जस्टिफाई हो जाता है, माइक्रो मतलब छोटे फैक्टर्स और मैक्रो मतलब बड़े फैक्टर। जैसा कि हमें पता है या मैंने आपको बताया हुआ है कि जो नेशनल इनकम है
समझ रहे हो आप लोग? ये जो नेशनल इनकम है ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, बहुत ही वाइड रेंज का कंसेप्ट है, बहुत ही एग्रीगेट टर्म में। मतलब यहाँ पे देखो ये वर्ड लिखा है एग्रीगेट, मतलब ये होल कंसेप्ट है। कैसा कंसेप्ट है? होल कंसेप्ट है, एक लार्ज कंसेप्ट है, एक टोटल कंसेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर आप केवल एक या दो कमोडिटी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पूरे देश में बनने वाले गुड्स और सर्विस की, जो कि हमने डेफिनेशन में सीखा था। तो ये बहुत ही वाइडर टर्म का कंसेप्ट है। तो माइक्रोइकोनॉमिक स्टडीज हाउ एन इकोनॉमी ऑपरेट्स होल एंड फोकस ऑन अ एग्रीगेट मेजर। कैसे फोकस करता है? होल और एग्रीगेट पे, दोनों का मतलब एक ही हो गया। होल यानी कि भी पूरा और एग्रीगेट मतलब भी टोटल। इट कैन बी रिगार्डेड एज अ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। तो जब हम किसी टर्म को, इनकम को एग्रीगेट टर्म में डिफाइन करते हैं, एग्रीगेट टर्म में बात करते हैं, तो इट्स बिकम योर मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। दूसरा दिया है फ्लो कंसेप्ट। बहुत अच्छी तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको अंडरस्टैंड किया कि फ्लो कंसेप्ट है जहां पर हमारे पास में दो कंसेप्ट है, हाउस होल्ड था और फर्म था। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ टाइम, एक साल के अंदर हम जितना भी प्रोड्यूस करते हैं, जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं और उसको हम बेचते हैं, उससे हमें जो जो रिटर्न मिलता है, दैट इज अवर फ्लो कंसेप्ट। तीसरा हम देखते हैं मनी वैल्यूएशन। ऑब्वियसली क्योंकि इकोनॉमिक्स है, बिना पैसों के हम यहाँ पर कोई भी चीज जस्टिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये क्वांटिटेटिव टर्म है। ये कैसा टर्म है हमारा? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव टर्म है ये, क्वालिटेटिव टर्म नहीं है। क्वालिटेटिव होता तो हम उसको मेजर करना मुश्किल होता, क्योंकि ये हमारा मनी टर्म है, तो ये क्वांटिटेटिव है। मनी प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटोरी। डोमेस्टिक यानी कि आपकी होम कंट्री, हमारा भारत देश, हमारे भारत देश में बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज, हमारे भारत देश में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये आपकी हो गई डोमेस्टिक टेरिटरी। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। मनी वैल्यूएशन है ये। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। गुड्स एक तो पहले हमारा होता है रॉ मटेरियल में, फिर हमारा होता है वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि सेमी फिनिश गुड्स होते हैं, और लास्ट वाला होता है हमारा फाइनल गुड्स। ये फाइनल गुड्स फाइनल बनने के बाद में, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो जो कॉटन है हमारा वो रॉ मटेरियल है, उसके बाद में जब उससे जो थ्रेड बनाते हैं वो सेमी फिनिश गुड्स हो जाता है या फाइनल गुड्स हो जाता है, और जो हमारा कपड़ा, जो हमारा क्लॉथ रेडी होता है, वो हमारा फाइनल गुड्स है। इसके बाद में, कपड़े के बाद में हम उसका और कुछ नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है? तो ये जो फाइनल गुड्स है पूरे एक साल के अंदर, ऐसे गुड्स और ऐसे सर्विसेज को जब हम कैलकुलेट करते हैं मनी टर्म में एक साल के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एंड इसको हम लोग, इससे हमारी एक प्रॉब्लम ये अवॉइड करनी है डबल काउंटिंग की, कि आपने किसी चीज को पहले रॉ मटेरियल में काउंट कर लिया, फिर आपने उसको सेमी फाइनल गुड्स में काउंट कर लिया, फिर आप उसको फाइनल गुड्स में भी काउंट कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको डबल काउंटिंग नहीं करनी है। अगर आपने किसी चीज को यहाँ कैलकुलेट कर लिया है तो आप उसको फाइनल गुड्स में कैलकुलेट नहीं करोगे। ये कंसेप्ट को पढ़ने का एक और बेनिफिट ये भी है कि आपकी जो डबल काउंटिंग है ना, वो यहाँ पर अवॉइड हो जाती है। नेट एग्रीगेट वैल्यू मैंने आपको बताया, आगे इसके फॉर्मूलाज आएंगे, इससे आपको और भी मतलब क्लियर हो जाएगा कि नेट एग्रीगेट वैल्यू क्या है। अगर स्पीड थोड़ी फास्ट लगे तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, थोड़ा हम उसको स्लो भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये समझ के अंडरस्टैंड करवा रही हूँ कि पिछले कंसेप्ट जो पिछले लेक्चर में हमने किए थे, वो डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड की है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं बोल्ड पॉइंट्स में, ये सारे कहीं ना कहीं डेफिनेशन के ही टर्म्स हैं, डेफिनेशन के ही की टर्म्स को उठा के यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो नेट एग्रीगेट वैल्यू समझ में आ गया होगा। आई कंसिडर दिस इट डज नॉट इंक्लूड द डेप्रिसिएशन एंड कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। आपको डेफिनेशन में मैं आगे क्लियर करूंगी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, और फिक्स कैपिटल तो हमें पता है, वो कैपिटल जो हम सालों साल यूज करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए। कि जैसे आपके पास में कोई लैंड है, तो ये लैंड आपका फिक्स कैपिटल है, इसको आप एवरी ईयर यूज करोगे प्रोडक्शन करने के लिए। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड से हमारी कितनी इनकम आती है वो भी हमें इसके अंदर इंक्लूड करनी है, तब हम हमारे एक साल के अंदर कंट्री के अंदर होने वाले फाइनल गुड्स एंड सर्विस को अच्छे से मॉनिटरी टर्म में कैलकुलेट कर पाएंगे। होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस स्लाइड एज वेल। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में वी हैव थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में तीन मेथड दिए हैं। ओके, जिसके अंदर पहला मेथड है इनकम मेथड,
दूसरा है आउटपुट मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये तीनों मेथड के कुछ फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को समझते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस यानी कि एक टोटल एग्रीगेट, डोमेस्टिक यानी कि डोमेस्टिक इनकम यानी कि आपके कंट्री में एक साल के अंदर विद इन 1 ईयर आप अपनी कंट्री के अंदर कितना प्रोड्यूस करते हो, कितना सेल करते हो, दैट इज योर डोमेस्टिक इनकम। उसके अंदर आप ऐड करोगे नेट इनकम फ्रॉम ओवरसीज, ओवरसीज यानी कि अब्रॉड से, अदर कंट्री से आपकी कितनी इनकम आती है, कितना फॉरेन एक्सचेंज आपके पास में आता है, उसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम के अंदर हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। डेप्रिसिएशन इज राइट ऑफ, क्या है ये, एक राइट ऑफ करते हैं हम, राइट ऑफ, सॉरी, वी विल write off the cost of capital of a fixed asset over a set period of a time to reflect its uses and eventually depreciate in the value। अब depreciation क्या है यहाँ पर समझो, a physical item loss of the a physical item loss of value over a time, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में आपने जो असेट खरीदा है उसकी वैल्यू जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैल्यू कम होते जाती है। यहाँ पर आप ये पिक्चर से बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। अकाउंटिंग टूल इज स्प्रेड इन द कॉस्ट ऑफ एन असेट ओवर द लाइफ टाइम, ये एक्चुअली एक अकाउंटिंग टर्म है। अगर आप अकाउंट्स वगैरह से आपने कहीं पहले पढ़ा है तो आपको ये समझेगा, नहीं समझा है तो हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में इनको भी कवर करेंगे। पहले ये जो घर था, घर छोटा नहीं होते जा रहा है, जो वैल्यू है घर की वो कम होते जा रही है। मान लो आपने ये घर खरीदा था 1 करोड़ में, एक साल के बाद इसकी वैल्यू हो गई 90 लैक्स, तीसरे साल में इसकी वैल्यू हो गई 70 लैक्स, चौथे साल में इसकी वैल्यू हो गई 60 लैक्स, पांचवें साल में इसकी वैल्यू हो गई 50 लैख। तो ये क्या होते जा रहे हैं, आपके जो घर की वैल्यू है वो टाइम पीरियड के साथ में कम होते जा रही है, टाइम पीरियड के साथ में कम होते जा रही है। घर उतना ही बड़ा है लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो कम होते जा रही है। यहाँ पर अगर मैं घर की बात ना करूं, मैं कोई यहाँ पर मशीन की बात करूं, हालांकि घर ये सारी लैंड वगैरह चीजें आती है और इन चीजों में डेप्रिसिएशन नहीं होता है, एप्रिसिएशन होता है, यानी कि इन सारी चीजों की वैल्यू बढ़ते जाती है, कम नहीं होती है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था ये अंडरस्टैंड कराने के लिए कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। ठीक है, अगर इसकी जगह पे मैं आपका एक सपोज एक मोबाइल फोन ले लेती हूँ, आज जो मोबाइल फोन आपने 50,000 में लिया है, 5 साल के बाद वो 50,000 का नहीं होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हो सकता है उसकी वैल्यू जब बेचने जाओ तो 10,000 ही हो। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज अ डेप्रिसिएशन। और ये देखो यहाँ पर इसने लिखा भी है, अप्लाइज टू वेयर, लैंड में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में और गुडविल में, मतलब जो आपकी गुडविल है, जो आपकी रेपुटेशन है, उसके अंदर कभी भी ये वाला कंसेप्ट एप्लीकेशन नहीं होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि जो चीज आपने दिमाग से क्रिएट की है, जैसे कि मेरे लेक्चर्स, आज मैं अपना इंटेलेक्चुअल यूज करके इन लेक्चर्स को बना रही हूँ, तो डे बाय डे इनकी वैल्यूज कम नहीं होगी, इनके वैल्यूज बढ़ जाएंगी। आज अगर 10 लोग देख रहे हैं तो कल इसको 50 लोग देखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो एक्चुअली अप्लाई किधर होता है, वो यूज होता है इक्विपमेंट्स के ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर, उस पे वैल्यू इसकी यूज होती है। तो ये सारे जगह पे ये एप्लीकेशन इसका होता है। इसके बहुत सारे मेथड्स भी आते हैं जिसमें सबसे 2 इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको कभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जरूर से समझेंगे, आप जरूर से मुझे बताइएगा। ये सिर्फ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए था। जाते हैं हमारे प्रीवियस स्लाइड पे। तो ये डेप्रिसिएशन को हमें माइनस करना है। जब हम इस डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट नेशनल इनकम, सॉरी, नेट नेशनल इनकम। उसके बाद में दूसरा मेथड है मेरा आउटपुट मेथड, जिसके अंदर मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में प्लस करूंगी फिर से मेरे ओवरसीज इनकम को, तो मुझे मिलेंगे ग्रॉस नेशनल इनकम, जिसमें से मैं डेप्रिसिएशन को माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या मिल रहा था, मुझे इनकम मिल रही थी, यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। तो जहां जहां पर भी मैंने इनकम लिखा है वहां से मुझे रिप्लेस कर देना है प्रोडक्ट से, एक्सेप्ट नेट इनकम फ्रॉम ओवरसीज को हम लोग को और नहीं करना है, यहाँ पर हम लोग इनकम ही कंसिडर करेंगे। तीसरा है अपना एक्सपेंडिचर मेथड। जब एक्सपेंडिचर बोल रहा है तो हम लोग एक्सपेंडिचर लिखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, उसमें से हम लोग ऐड करेंगे इनकम फ्रॉम ओवरसीज एक्सपोर्ट, हमने कितना एक्सपोर्ट किया है वो,
उसमें से माइनस करेंगे इनपुट, हमने दूसरी कंट्री से कितना मंगवाया है वो। एक्सपोर्ट करना मतलब हम हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजते हैं, और इंपोर्ट करना यानी कि दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में भेजती है, या दूसरे टर्म में बोलूँ तो हम दूसरी कंट्री से कितना लेते हैं वो। उसके अंदर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर प्लस सब्सिडी। अब सब्सिडी क्या होता है बच्चा लोग, हर एक कंट्री अब गवर्नमेंट मतलब हर एक कंट्री की गवर्नमेंट वहां के लोग जो भी प्रोड्यूस करते हैं उनको देती है कुछ सब्सिडी। आपने ये हमेशा सुना होगा कि सिलेंडर में सब्सिडी मिलती है। मानो आज सिलेंडर का प्राइस है 1200 रुपया, तो अगर इसमें गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देना चाहे तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, 800 रुपया आप पे करो, 400 रुपया जो है वो गवर्नमेंट देगी। तो ये जो गवर्नमेंट दे रही है 400 रुपीज, ये क्या है, ये है सब्सिडी। मतलब गवर्नमेंट के साइड से आम जनता को मिलने वाली मदद, गवर्नमेंट के साइड से आम जनता को मिलने वाली मदद। बिहाइंड द कर्टन यू मस्ट बी फीलिंग ऐसा थोड़ी ना होता है गवर्नमेंट क्या देती है, बट एक्चुअली यहाँ बैठकर गवर्नमेंट को कोसना बहुत आसान होता है, बट जब आप वो पोजीशन में हो ना तो आपको पता चलता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, रॉकेट के पीछे जब आग लगती है तो कितना तेजी से उड़ता है। तो इनडायरेक्टली बोलूं तो जिसके पिछवाड़े में आग लगी होती है उसको मालूम होता है कि क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि जब आप इस पोजीशन पे बैठे हो ना तो आपको पता चलेगा कि एक चीजें नहीं होती है हैंडल करने के लिए, बहुत सारी चीजें होती है। आप वहां बैठ के लेक्चर सुन रहे हो, आपको बहुत इजी लगता है कि क्या करना ही क्या है, लेकिन मुझे यहाँ से पता है कि कैसे पीपीटी बनेगा, क्या कंटेंट में ऐड करूँ कि आप तक ये बहुत इजीली लेवल तक पहुंच जाए, या ऐसा मैं क्या एक्सप्लेन करूँ कि आपको ये बहुत ईजी लगे। समझ में आ रहा है? तो आपको हमेशा दोनों साइड से देखना है। ब्लेम गेम करना बहुत ईजी होता है, so we should never blame anyone. We just have to look ourselves, our hard work and our efforts कि हम कितना डाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप इतना सा डालोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे इतना मिले तो नहीं होगा। आप इतना डालोगे तब जाकर कहीं आपको इतना सा रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये सारी चीजें टाइम के साथ में स्लो स्लो ग्रो करेंगी, एकदम फास्ट ग्रो नहीं करेंगी। ओके, तो सब्सिडी समझ में आया कि एक बंदे को गवर्नमेंट की ओर से मिलने वाली जो मदद है वो सब्सिडीज है, कि 1200 का बाटला था, 800 रुपया हमने दिया, 400 रुपया हमको गवर्नमेंट ने दिया। ऐसे सब्सिडीज को प्लस करना है, जो टैक्स हम पे करते हैं इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स उसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। उसमें से भी हमें माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो ये डेप्रिसिएशन को जब हम माइनस करेंगे तब हमें मिलेगा नेट नेशनल एक्सपेंडिचर। समझ में आए रहेंगे ये कंसेप्ट? नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुनिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में जरूर से कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद में ये हमारा डेप्रिसिएशन, ये आपको समझ में आ गया। ये सारे मेथड्स आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आएंगे, बट इन सब में से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो मेथड्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, आप बताएंगे तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, वीडियो लेंथ बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में सीएसओ या एनएसओ और ये दो मेथड आपको चाहिए तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। हालांकि ये दोनों मेथड अकाउंट्स में जरूर से आएंगे तो वहां भी कवर हो जाएंगे, तो देयर इज नो पॉइंट टू गेटिंग वरी। आगे की जो है ये मैंने मेरी बुक की कटिंग्स में से लगाई है, यहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यहाँ पर दो चीजें आती है, एक मार्केट प्राइस आती है और एक फैक्टर प्राइस आता है, फैक्टर कॉस्ट आता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूलाज को आप अच्छे से देखो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट नेशनल मार्केट प्राइस, सॉरी, कंजम्पशन कितना होता है आपका, एक साल की बात कर रहे हैं हम, जितनी भी बात कर रहे हैं सब एक साल की। कंजम्पशन क्या है आपका, एक साल के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या है आपके, एक साल के अंदर गवर्नमेंट ने आपको कितना सपोर्ट किया है, प्लस उसमें से एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट, ई एक्स पी ओ आर टी एक्सपोर्ट, उसमें से माइनस करना है इंपोर्ट, आई एम पी ओ आर टी। तो एक्स जो है वो एक्सपोर्ट का है और जो एम है वो इंपोर्ट का है। प्लस करेंगे उसके अंदर हम लोग आईटी, माइनस करेंगे हमारी सब्सिडीज को। आईटी मतलब क्या है, इनकम टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, ये सब चीजें करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको दूसरे लैंग्वेज में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद में आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये क्या है, नेट है,
एक इसमें आपको क्या ध्यान रखना पता है, जब कभी भी हम ग्रॉस की बात करते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन नहीं आता है, जब हम नेट की बात करते हैं तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। डेप्रिसिएशन आता है बट यहाँ पर वो इंक्लूडेड होता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। तो एक ध्यान रखना, जब कभी भी कहीं पर नेट लिखा हो तो आपको डेप्रिसिएशन को हटा देना है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को अगर फाइंड आउट करना है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो ऊपर वाला था हमारा, ये जो ऊपर वाला था, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो क्या मिल जाएगा बच्चा लोग, हम लोग को नेट मिल जाएगा। उसके बाद में देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो डेप्रिसिएशन दोनों भी केस में माइनस ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में क्या करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को अगर फाइंड आउट करना है, सारी बात एक साल की ही हो रही है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी ये इनडायरेक्ट टैक्सेस था, उसमें हम ऐड करेंगे सब्सिडी को, ठीक है। फिर यहाँ से मिलेगा हम लोग को जीडीपी। जीडीपी मिलने के बाद में हम लोग कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की चीजें, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस करेंगे सब्सिडीज। ये करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अभी सिर्फ पहली बार देख रहे हो तो बहुत लगेगा कि बहुत हार्ड नहीं बनता है, बहुत इजी है। बहुत 2-4 बार पढ़ोगे तो ही समझेगा। मैंने भी जब किया था ना शुरू में स्टार्ट, तो मुझे भी एक बार में नहीं समझता था, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो मैंने ट्रिक निकाली कि हाँ भाई, ग्रॉस लिखा है मतलब डेप्रिसिएशन आएगा, नेट लिखा है मतलब डेप्रिसिएशन किधर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आया है और यहाँ पर भी नहीं आएगा। ओके, ये आगे कंटिन्यू होगा तो समझ में आएगा। तो एक एक बार ये आप पढ़ लोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एक साल की बात करेंगे। नेट देखो क्या आया, नेट आया। नेट आया तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा, तो ये देखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। वैसे ही हम लोग ने ग्रॉस फाइंड आउट करा, तो ग्रॉस था मार्केट प्राइस में, तो क्या था, सी कंजम्पशन, आई फॉर डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब जिसको मैंने इन्वेस्टमेंट बोला, जी से था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट, एक्स माइनस एम यानी कि नेट इनपुट एक्सपोर्ट में से अपने इनपुट को माइनस कर दो, आर माइनस पी मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट्स, आप कुछ खरीदोगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आप कुछ बेच रहे हो तो आपको रिसीट मिलेगी, तो ये जब माइनस करोगे तो आपको आर माइनस पी मिलेगा। उसके अंदर मैं मेरे इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करूंगी और उसके अंदर से मैं माइनस करूंगी मेरी सब्सिडीज को। ये सब करने के बाद में मुझे मिलेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या मिलेगा, जीएनपी मिलेगी एट मार्केट प्राइस। एग्जाम में वैसे बहुत इतना जस्ट बड़ा करके नहीं देते हैं, बस आपको कभी कभी ना ये डेप्रिसिएशन को लेके ही वो लोग कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ पर इंक्लूड होगा कि एक्सक्लूड होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रॉस आया तो इंक्लूडेड है और नेट आया तो एक्सक्लूडेड है। उसके बाद में आता है एनएनपी एट एनपी, दैट इज अ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कुछ नहीं करना है, सेम रहेगा, बस डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। उसके बाद में आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, दैट इज अ फैक्टर कॉस्ट। कुछ नहीं करना है, जीएनपी हम लोग को यहाँ पर ऑलरेडी मिला है। कैसे मिला है जीएनपी, ये रहा भाई, ये सब मिला है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन था, इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो मुझे मिला नेट। तो इसके अंदर मैं जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करके सब्सिडीज को ऐड करना है, ये ध्यान रखना कि सब्सिडीज ऐड होती है ग्रॉस में कहीं कहीं पर, जब ये पूरी बड़ी लाइन आ जाए ना, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, आर, तब खाली सब्सिडीज माइनस होती है, बाकी फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडीज ऐड होती है। समझ में आया, ये 2-3 बार लिखना है और आपको खुद से इसको सॉर्ट करना है कि सब्सिडीज कहाँ पर लेस होती है और कहाँ पर ऐड होती है। डेप्रिसिएशन तो भाई हर जगह पर माइनस ही हो रहा है, आया समझ में। ये आपके कन्वीनियंस के लिए ही मेरी बुक में से मैंने फोटो क्लिक करके यहाँ पर ऐड करी है, ताकि ये इजी हो जाए। इन सब फॉर्मूलाज को एक जगह पे हेडिंग्स डाल के लिख देना, बार बार इसको पढ़ोगे ना तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म भी खुद ही याद हो जाएंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट, एमपी, एफसी, जीएमपी, जीडीपी। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये जो नेशनल इनकम था ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, ये हमारी लास्ट है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी दिया है, तो क्या करोगे, एनएनपी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, देखो नेट आया, डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। नेट इनकम एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ एनआई, इसके अंदर आप क्या करोगे, सब्सिडीज को, देखो यहाँ पर सब्सिडीज को हमने ऐड किया है।
उसके बाद में है पर्सनल इनकम. Personal income, sum of all the income actually received by all individual or a household from all the sources of during a period of 1 year. It may be earned or unearned. पर्सनल इनकम होता है एक साल के अंदर एक इंडिविजुअल ने अर्न किया हो या अर्न करने वाला हो, वो सारे फैक्टर्स को हम लोग बोलते हैं पर्सनल इनकम. और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? ये एक पार्ट है, जैसे कि ये मेरी पर्सनल इनकम है और इसके अंदर का ये जो हिस्सा है ये मेरी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है. इट इज अ पार्ट ऑफ अ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ पर्सनल डायरेक्ट टैक्सेस. और ये कब मिलता है? जब इसके अंदर से मैं डायरेक्ट टैक्सेस सब पे वगैरह कर दूंगी, सारे एक्सपेंडिचर मेरे माइनस कर दूंगी, उसके बाद जब बचेगी तो दैट इज माय पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. आफ्टर पेइंग सच थिंग्स एज अ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्सेस, पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड एवरीथिंग, सब कुछ एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद में जो बचेगी वो, हालांकि देखा जाए तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? नेट पर्सनल इनकम भी बोल सकती हूँ ना. नेट पर्सनल इनकम ही हो गई क्योंकि इसके अंदर से मैंने सब माइनस कर दिया, तो इसको मैं नेट पर्सनल इनकम बोलूं या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलूं, साउंड्स दी सेम. सो हियर वी कंप्लीट आवर टॉपिक नेशनल इनकम. बहुत ही अच्छा टॉपिक था. नहीं समझ में आया तो वीडियो को, लेक्चर को फिर से एक बार देखिएगा, जरूर से समझ में आएगा. फिर भी कोई डाउट होगा तो जरूर से बताइएगा. मोटिवेशन इज व्हाट गेट यू स्टार्टेड. उस दिन प्रीवियस लेक्चर में स्लाइड दिखी नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गई, तो ये लेक्चर में इसको ले लेते हैं हम कि मोटिवेशन सिर्फ शुरू में चाहिए आपको स्टार्ट करने के लिए. अगर आप चाहते हो कि आप यहां से यहां पहुंचो तो आपको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी. एंड हैबिट कैन टेक्स यू वेयर द मोटिवेशन डजंट. हैबिट को ही हम दूसरा नाम दे सकते हैं डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन आपको वहां तक लेकर जाएगा जहां तक आपको हैबिट नहीं लेकर मोटिवेशन नहीं लेकर जा सकता. मोटिवेशन शुरू में चाहिए, शुरू करने के लिए, लेकिन अगर हैबिट डेवलप करोगे तो एंड तक जाएगा. जैसे मुझे ये सीरीज स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन तो मिल गया, लेकिन अब मुझे चाहिए हैबिट या डिसिप्लिन कि मैं इसको कंटिन्यू रख पाऊं इन द नेचर, तो ही जाके ये कहीं पर मुझे एक आध साल के बाद में सक्सेस दिखाएगी. ओके, चैनल से नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि न्यू लेक्चर आते ही आपको मिले. पसंद आए हो तो जरूर से लाइक करिएगा. जिनको जरूरत हो, पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, कंपटीशन पढ़ाकू लोगों के बीच में बहुत कम होती है, तो हर एक रैंडम पर्सन को नहीं भी शेयर करो तो चलेगा. उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं, जिनको एक्चुअली जरूरत हो. कॉमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कैसा लगा. थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग. यूट्यूब से जुड़िएगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो मेल भी कर सकते हो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग. जय हिंद.